दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्म म्यूजिक का जो गोल्डन पीरियड है, यानी कि जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके संगीतकारों में बहुत कम ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनकी धुनों पर लता मंगेशकर की आवाज न सजी हो। जिस दौर में हर संगीतकार चाहता था कि उसके गानों में लता मंगेशकर की आवाज आए, ऐसे में एक संगीतकार यह कहता है कि हम उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बावजूद वो संगीतकार कामयाब भी होता है, पॉपुलर भी होता है, लोकप्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसके संगीत में जरूर कोई ना कोई बात रही होगी। अब सवाल यह है कि अगर कोई संगीतकार यह कहे कि हम जिंदगी भर उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों हुआ? यह एक सवाल है जिसका जवाब आसानी से किसी को नहीं मिल पाता है। लेकिन यह तो मानना पड़ता है कि ओपी नैयर साहब के अंदर कोई खास बात थी, बहुत खास बात थी कि वो कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचे, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, और शायद ही कोई ऐसा संगीतकार उस जमाने का रहा है जिसने लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, और उसके बावजूद वो कामयाबियां उन्होंने हासिल की जो उन्हें मिली और जो उनकी पहचान है। तो सवाल यह है कि उनका जो संगीत था वो कामयाबी की गारंटी बन गया, और एक जमाना यह था जब बड़े से बड़े एक्टर से भी ज्यादा वो पैसे लेते थे फिल्म बनाने वालों से, क्योंकि उनका संगीत ही फिल्म को कामयाबी दिलाता था। अगर किसी फिल्म में उनका संगीत होता था तो उस फिल्म को चलना ही चलना होता था। तो जो अहमियत हीरो की होती थी वही अहमियत उनके संगीत की होती थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई लता मंगेशकर और ओपी नैयर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और अगर झगड़ा हुआ था तो इस झगड़े की वजह क्या थी? तो चलिए आज हम यही बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी बात आज की शुरू करते हैं। आप मेरे नाम और काम से वाकिफ हैं। आपने रेडियो पर मुझको सुना होगा, आपने थिएटर में मुझे देखा होगा, या किसी और हवाले से देखा होगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहा हूं, और आज हम महान संगीतकार ओपी नैयर साहब और महान गायिका लता मंगेशकर, जो कि कहना चाहिए एम्प्रेस ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक समझी जाती हैं, जो कि महारानी से भी अगर कोई बड़ा स्टेटस हो सकता है तो उनको हासिल है। तो क्या वजह थी कि ये दोनों ग्रेट आर्टिस्ट, महानतम कलाकार एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे? और बहुत सी इसके बारे में गॉसिप है, बहुत सी अफवाहें हैं। तो क्या वाकई लता मंगेशकर जी में और ओपी नैयर साहब के बीच में कोई मन मुटाव था, और क्या सचमुच ओपी नैयर साहब ये नहीं चाहते थे कि वो लता मंगेशकर के साथ कभी काम करें? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे, जो आपने सुने होंगे, जिसके बारे में अक्सर बातें की जाती हैं। तो बहुत मजे की बात यह है कि लता मंगेशकर जी से भी इस बारे में बात की लोगों ने, और ओपी नैयर से भी बार बार ये सवाल किया गया। और जब भी इन दोनों से यह सवाल किया जाता था कि आखिर क्या बात हो गई थी कि दोनों कभी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़े, मिलके काम नहीं किया, तो असली बात यह है कि दोनों इस बात को टालते रहते थे, और साफ साफ उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। एक इंटरव्यू में नैयर साहब से जब ये पूछा गया कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर से कोई गाना क्यों नहीं गवाया, तो उन्होंने खुदा का वास्ता देते हुए कहा कि मेरी 78 साल की उम्र हो गई है और मुझे एक दिन दुनिया से जाना है, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना मैंने कभी उन्हें अप्रोच किया।
उनकी आवाज़ मेरे म्यूज़िक को सूट नहीं करती थी। मुझे एक बहुत सेडेक्टिव, बहुत एक्सप्रेसिव आवाज़ चाहिए। एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जिसमें वज़न हो, जिसमें वेट हो, जिसमें ग्रेविटी हो। वो मुझे गीता दत्त की आवाज़ में मिली, वो मुझे शमशाद बेगम की आवाज़ में मिली, और ख़ासतौर से आशा भोसले की आवाज़ में वो बात मुझे मिली। और आशा भोसले बहुत अच्छी गायिका हैं, लेकिन नंबर 1 गायिका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओ.पी. नैयर साहब कह रहे हैं, नंबर 1 गायिका लता मंगेशकर थीं और हमेशा रहेंगी। और नंबर 2 गायिका आशा भोसले हैं और हमेशा रहेंगी। तो इस तरह से नैयर साहब ने एक तरह से जो असली सवाल था उसे टाल दिया, और उन्होंने ये तो कहा कि लता मंगेशकर सबसे अच्छी गायिका हैं, और लेकिन उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की, इस बात को नहीं माना, कोई किसी तरह का मनमुटाव था, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी उन्हें अप्रोच भी नहीं किया। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये बात सही है, कि क्या कोई ऐसा दौर भी था जब उन्होंने शायद अप्रोच किया, या उनकी तरफ से किसी ने अप्रोच किया। तो ये सारे सवालात हैं जिन पे आज हम बात करना चाहेंगे। अब देखते हैं कि लता मंगेशकर जी ने इस बारे में क्या कहा। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा और नैयर साहब का ना तो कभी कोई झगड़ा था, ना रहा, ना मेरे दिल में उनके लिए कभी कोई बुरा ख्याल आया, ना मैंने कभी ये सोचा कि वो अच्छे आदमी नहीं है, ना उनके दिल में कोई बुरी बात थी, ना मेरे दिल में कोई बुरी बात थी। बस मैं इतना जानती हूं कि जब पहली बार आए और वो शायद पंचोली साहब की कोई फिल्म कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया था और एक गाना उन्होंने मेरे लिए निकाला था। पर क्या हुआ कि उस वक्त वो मुझे साइनस की शिकायत थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ज़्यादा तकलीफ थी। वो गाना जो है उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और अब मैं याद करती हूँ तो गाना न रिकॉर्ड होने की शायद वजह ये रही हो कि उन्हें लगा हो कि मैंने उनसे कोऑपरेट नहीं किया, जबकि मुझे शिकायत थी साइनस की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि वो लता मंगेशकर को नहीं लेंगे, और तो इस तरह से उन्होंने बहुत लंबी बात बताई, लेकिन उसके बावजूद असली बात से वो भी मुकर गई। और आखिर में उन्होंने कहा कि ये भी सच है कि उनका जो स्टाइल था वो शायद मेरे गले से अच्छा नहीं लगता और उस तरह से नहीं आता जैसे दूसरी गायिकाओं के साथ आया है। और तो इस तरह से आप देखिए कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं कही, लेकिन जो असली बात है वो भी सामने नहीं आ पाई। और उन्होंने इस बात को माना कि आशा भोसले की जो आवाज़ है वो नैयर साहब के संगीत पे ज़्यादा जचती थी और शायद वो ज़्यादा सूट करती थी, इसलिए उन्होंने हमेशा उनके साथ काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने म्यूज़िक दिया है। और जो म्यूज़िक उस वक्त चल रहा था, उस दौर का म्यूज़िक था, उसको संवारने में, सजाने में ओ.पी. नैयर साहब का एक बड़ा रोल था। और उस हिट म्यूज़िक को उन्होंने जितना पॉपुलर बनाया और जितना एक स्टाइल दिया, और जो सुरताल होती थी उसका तो जवाब नहीं होता था। तो उन्होंने ओ.पी. नैयर साहब का मुकाबला मास्टर गुलाम हैदर से किया, जो अपने ज़माने के जीनियस थे और बिल्कुल अलग तरह का संगीत देते थे। तो एक गुलाम हैदर साहब हो गए और एक ओ.पी. नैयर साहब हो गए, जिनका पूरा स्टाइल ही अलग था और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से काफ़ी अलग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हालांकि ओ.पी. नैयर साहब ने तो देखिए साफ साफ मना कर दिया था कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर जी को अप्रोच नहीं किया, उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन लता मंगेशकर की बातों से ऐसा लगता है कि पांचोली साहब की जो फिल्म थी उसमें हो सकता है पांचोली साहब की वजह से, और ये हो सकता है कि ओ.पी. नैयर साहब की वजह से एक गाना सोचा गया, लेकिन वो गाना
लता मंगेशकर जो है अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से, खराब होने की वजह से वो नहीं गा पाई। और उसकी बड़ी वजह थी साइनस की बीमारी। और आप जानते हैं कि अगर साइनस की बीमारी हो तो आवाज़ जो है नेजल हो जाती है। जो अच्छे सिंगर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो अगर जुकाम भी है तो उसमें गाएं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सुर वैसे नहीं लग रहे हैं। तो एक बीमारी की जो वजह है, इसके बारे में ओपी नैयर साहब ने कभी बात नहीं की, लेकिन लता मंगेशकर ने साफ साफ साइनस का नाम लिया और बीमारी का नाम भी लिया, बीमारी की बात भी की। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि कम से कम एक गाना जो है जरूर सोचा गया था, कंपोज किया गया था, जिसमें लता मंगेशकर को उनके साथ काम करना था। हरीश भीमानी की एक किताब है इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, जो कि बहुत मशहूर किताब है, और पंकज राग साहब की किताब है धुनों की यात्रा। तो इसमें जो किस्सा उभर के आता है इन किताबों की मदद से, उसके हिसाब से ये है कि ओपी नैयर साहब की पहली फिल्म थी 1952 की आसमान, जिसके बनाने वाले थे दलसुख पंचोली साहब। तो ये फिल्म नैयर को उनके जो दोस्त थे एस एन भाटिया साहब, उनकी मदद से मिली थी। और इस फिल्म के कुछ गीत उन्होंने गीता राय, जो बाद में गीता दत्त बन गई, गीता राय के लिए कंपोज किए थे। और एक ही गीत ऐसा था जो उन्होंने लता मंगेशकर जी को सामने रख के, उनके अंदाज को सामने रख के, उनकी आवाज को सामने रख के कंपोज किया था। और वो गीत जो है फिर नहीं हो पाया। गीत के बोल थे जब से पी संग नैना लागे, तब से नहीं लागे नैन, हो गिन गिन घड़ियां दिन काटूं मैं, गिन गिन तारे काटूं रैन, तो पिया आन सखी मोरे नैन में, मोरी निंदिया चुराए गो, इस तरह के बोल थे। इस गीत को लता ही गाने वाली थी, जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए कंपोज किया गया था। लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो गया कि 2 दिनों तक लता मंगेशकर जी का इंतजार किया गया, वो नहीं पहुंच पाई। अब ये हो सकता है कि जो बीच के लोग थे उन्होंने कुछ नमक मिर्च लगा के एक दूसरे को भड़काने की कोशिश की हो। इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। अब ये नहीं मालूम कि नैयर साहब को ये बात उस जमाने में कैसे बताई गई थी। क्या नैयर साहब को ये सचमुच उस जमाने में मालूम था कि उनको साइनस हो गया है या उनकी तबीयत खराब है, या उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो अवॉइड कर रही हैं या वो नहीं आई, जो भी हो। बस ये एक गाना है जिसके बारे में किताबों से साफ साफ पता चलता है। और बाद में लोग कहते हैं कि नैयर साहब ने इस बात को जानने की कोई कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आई। और कुछ लोगों का कहना है कि नैयर साहब ने पंचोली साहब से शिकायत कर दी कि देखिए वो नहीं आई। तो जब तक बात जो है वो लता मंगेशकर संभालती, तो पंचोली साहब उनसे थोड़ा सा शायद नाराज हो गए। और इस वजह से जो है ये कुल मिला के एक गलत फहमी थी। इस गलत फहमी की वजह से ये गाना बाद में राजकुमारी जी से जो है गवाया गया। तो लता और ओपी नैयर साहब के बीच का जो मनमुटाव है वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ। नैयर साहब की पहली 3 फिल्में आसमान, छम छमा छम और बाज, तीनों के बारे में कहा जाता है कि वो बुरी तरह से पिट गईं, वो बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन चौथी फिल्म के रूप में 1954 की फिल्म आर पार आई, और आर पार एक जबरदस्त हिट साबित हुई। और रातों रात पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जहां जहां हिंदुस्तानी रहते थे, बर्मा में, अफ्रीका में, हर जगह ओपी नैयर साहब के गाने पॉपुलर हो गए, उनका बहुत ज्यादा नाम हो गया। और इतना ज्यादा उनके गाने पसंद किए जाने लगे कि वो सिर्फ इसी फिल्म की मदद से नंबर 1 संगीतकार उस जमाने के हो गए। और उसके बाद फिर हर फिल्म प्रोड्यूसर चाहता था कि उसके गाने जो है नैयर साहब कंपोज करें। और उसके बाद सारी गाने वालियां और सारे गायक और जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि नैयर साहब के साथ काम करें। तो उस जमाने में एक फिल्म बन रही थी महबूबा। महबूबा में रोशन और मंगू में मोहम्मद शफी जो है म्यूजिक दे रहे थे। इन दोनों
फिल्मों के जो बनाने वाले थे, निर्माता थे, उन्होंने इन दोनों संगीतकारों को हटा दिया और नैयर साहब को इनके संगीत की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि नैयर साहब बहुत पॉपुलर हो गए थे और उन्हें लगा कि नैयर साहब की वजह से फिल्में हिट हो जाएंगी। नैयर साहब के लिए ये भले ही खुशी की बात रही हो, लेकिन ये जो दोनों संगीतकार थे, ये भी अपने जमाने के नामी संगीतकार थे, तो इनका एक तरह का अपमान तो हुआ, इनकी एक तरह की बेइज्जती हुई कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और उनका काम किसी और को दे दिया गया। तो लता जो है वो नैयर साहब से अगर थोड़ा सा पहले नाराज थी, तो इस बात से वो और ज्यादा नाखुश हो गई। और उस जमाने में एक एसोसिएशन होती थी, संगीतकारों की एसोसिएशन होती थी, वहां भी ये बात गई और नतीजा ये हुआ कि इन दोनों फिल्मों में नैयर साहब के लिए उस जमाने की कोई गायिका जो है वो गाना गाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। और नैयर साहब के लिए बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। वो इससे भी हर्ट हुए। उन्हें लगा कि जैसे ही उनको कामयाबी मिली तो सारे लोगों ने उनका बाइकाट करने की कोशिश की। तो इस मुश्किल घड़ी में नैयर साहब का साथ दिया शमशाद बेगम ने, और नैयर साहब इस वजह से हमेशा उनके एहसानमंद रहे और दोनों ने मिलके बहुत दिनों तक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसकी वजह से ये जो एसोसिएशन का मैटर था, इसकी वजह से लता मंगेशकर और नैयर साहब के बीच में एक ऐसी दरार आ गई जो जिंदगी भर जो है भर नहीं पाई। बरसों बाद जब नैयर साहब का नाम मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड था, और लेकिन ओपी नैयर साहब ने साफ मना कर दिया ये अवार्ड लेने से। और क्यों मना कर दिया? क्योंकि अवार्ड का नाम था लता मंगेशकर पुरस्कार। तो फिल्म आसमान के जो गीत हैं सब उन्हें भुला चुके हैं। राजकुमारी का गाया हुआ वो गीत जो लता मंगेशकर को गाना था, आज वो किसी को याद नहीं है। वो प्रेम धवन जी ने उस जमाने में लिखा था और वो कुछ ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ। आज वो एक भूला बिसरा गीत बन चुका है। बहुत कम लोगों को उसकी धुन याद है, उस गीत के बारे में याद है। लेकिन ये गीत हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि ये गीत एक बेहतरीन शुरुआत बन सकता था लता मंगेशकर और ओपी नैयर के क्रिएटिव कोलैबोरेशन को, और इससे एक अलग तरह का संगीत जो है हमारे फिल्म म्यूजिक को मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके जितने भी पहलू हैं वो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आपको ये बातें कैसी लगी? आप इन बातों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर आपके इस बारे में कोई विचार हैं या आपका कुछ शोध है या कुछ आप ऐसी बातें जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बातें कमेंट्स में लिख के हमको भेज सकते हैं, और जो आने वाले हमारे कार्यक्रम होंगे, जो हमारी पेशकश होगी, हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो आपकी तरफ से जानकारी आती है हम उसे भी शामिल कर सकें। तो इसके साथ ही अपने दोस्त दानिश इकबाल को इजाजत दीजिए। आज का ये छोटा सा जो हमारी कोशिश थी, आज की छोटी सी कोशिश को खत्म करने की। तो आने वाले दिनों में भी इस तरह के दूसरे संगीत से जुड़े मुद्दों को लेके, चीजों को लेके, पेशकश को लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। तो इजाजत दीजिए।